गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 13 सितंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस न्यूज़ को कवर किया गया, उसे हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। और युक्तिया इसका ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही विजिट कर सकते हैं www.yuktiyais.in पर, और हमारे डेस्कटॉप मोड को भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। युक्तिया इस पर आप आते हैं तो आपको बहुत से टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराए जाएंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंट बनाया गया है। साथ ही साथ मेन सेंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और उसके साथ हम लोग अगले मंथ से मैगजीन आपको प्रोवाइड कराएंगे, बहुत ही लो प्राइस पर रहेगा वो। आपको एक ईयर का वैलिडिटी के साथ आपको केवल 251 रुपया देना है, पेड करना है, जो आपको मंथली मैगजीन के तौर पर अपडेट्स कराए जाएंगे। तो इसका लाभ अधिकतम लीजिएगा, अधिकतम लाभ कमाने का प्रयास कीजिएगा और जो एग्ज़ाम ओरिएंट है चीज़ों को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। लगातार स्टूडेंट्स के द्वारा जो कॉल किए जाते हैं, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है, उसमें अधिकतम क्वेश्चन टैली हो रहे हैं। तो आप ज़रूर इसका लाभ लीजिए, खुद मिलाइए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है, और उससे संदर्भित जो भी चीज़ें कराई जा रही है, वो दैनिक जागरण हो, डीसीए हो, करंट अफेयर्स सीरीज हो, या रात को इवनिंग में बीपीएससी स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है, सभी में आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में चलाया जा रहा है। जो भी बातें की जा रही है आप जरूर टैली कीजिए, समझिए, स्वयं का आकलन कीजिए। चलिए पीटी फैक्टर के तौर पर याद रखिएगा, नई वेशभूषा नजर आएंगे संसद के कर्मचारियों को। तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों के मार्शल जो होते हैं, जो कार्य देखते, गतिविधि देखते हैं, तो 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे संसद के विशेष सत्र में 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा के बाद नए संसद भवन का कामकाज शुरू हो जाएगा। उसके बाद सभी महिला और पुरुष कर्मचारी को वेशभूषा दी जाएगी, जिसमें से संसद के स्टाफ को यह नई पोशाक निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया है। तो इसे जरूर याद रखिए कि इनके द्वारा तैयार किया गया, जिस पर कमल के फूल और खाकी रंग की खाकी को भी मिली नई पहचान की जगह आपको देखिएगा, कमल के फूल के तौर पर इसे बनाया गया है। और ध्यान रखिएगा, इसमें मणिपुर की पगड़ी पहनेंगे। हाल में मणिपुर में जो घटनाएं घटी हैं तो उनको ट्रिब्यूट भी किया जा सकता है। इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए पीटी फैक्ट की चीज़ें, अब कमल ही क्यों, मोर या बाघ क्यों नहीं, कांग्रेस का यह प्रत्यारोप है। तो देखिए एनआई निफ्ट जो है उनसे पूछा जाना चाहिए, इस प्रकार के सचेतक। देखिए हर चीज़ में राजनीति आवश्यकता नहीं है, हर चीज़ में राजनीति अति शोक्ति लगती है, तो चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ जरूर इसके परिप्रेक्ष्य रहे होंगे जिसके आधार पर ये पीटी फैक्ट के तौर पर आपको शामिल करना चाहिए। और चलिए आगे हम बात करेंगे, जमीन के बदले नौकरी घोटाले को लालू यादव से मुकदमा। इस प्रकार के राजनीतिक मामलों में जवाब मांगा जाता तो बहुत अच्छा लगता हमारे लोकतंत्र का। आखिर क्यों किसी के विशेषाधिकार का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि किसी के अवसरों को है ना समाप्त किया जाए। किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम आपको लिया जाता है उसमें समान अवसर की समानता की बात की जाती है, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। पर यहाँ पर बात क्या है, बात यहाँ पर है कि लोग क्या करते हैं कि अपने पद के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए और प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर अपनी अपनी पराकाष्ठा, अपनी भविष्योन्मुखी जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए पराकाष्ठा कर जाते हैं। तो इसी में देखिएगा बहुत से मुकदमे चल रहे हैं, ये लंबे समय से हैं। देखिए आरोप तय हो जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बोले इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं खुद इनके मिसा जी के घर से बिलोंग करता हूँ, घर के जहाँ उनका ससुराल है उनके घर से, तो मैं ज़मीनी हकीकत पर जानता हूँ इनकी स्थिति क्या है, नहीं है, ठीक है ना। जो कभी परिवार, ससुराल के जो लोग थे, जो कभी परिवार उनका एक सीमित दायरा में रहता था, आज एक असीमित दायरे में रह रहा है। उनके ये सभी चीज़ों पर अगर ध्यान रखा जाए, आकलन किया जाए कि जब उनकी नियुक्ति अगर किसी जगह होती है विधायक के तौर पर या उनका संसद में जाते हैं, तो उनकी आय कितनी है और वर्तमान में 10 साल 15 साल कार्य करने के बाद उनकी वर्तमान आय कितनी है। तो अगर समान मासिक वैल्यू को ही समझ के चले हम आकलन, तो स्वयं आकलन कर सकते हैं कि इनके सोर्स क्या रहे होंगे। तो ये चीज़ें समझिए। अभी एडीआर का मैं रिपोर्ट बताऊंगा, कितने लोग अरबपति है, कितने करोड़पति है, जिसके आधार पर जस्टिफाई कर पाइएगा कि क्या यह तथ्य गलत है या सही है।
अगर नैतिक जिम्मेवारी भी नहीं है, अगर इस प्रकार के बातों में सभी राजनीतिक पार्टियां साथ होती तो हमारे देश से भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात होती, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक बात होती, तो यह क्या होता है, सभी चोर चोर एक साथ मुसेरे भाई बन जाएंगे और चीज़ों को जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे। अभी सीबीआई का आरोप पत्र है, मैं मानता हूँ कि आरोप पत्र है कि अभी चीज़ें नहीं हुई, पर नैतिक जिम्मेवारी भी तो कुछ नाम की चीज़ होती है। आप राज्य के रोल मॉडल रहे हैं कभी, आपके कार्य और गतिविधि ऐसी होनी चाहिए कि किसी आप पर उंगली न उठा सके, किसी भी प्रकार का। क्यों उंगली उठाने का? अभी हाल ही में एक स्टडी आपको मैं बताया था, आपको चंद्रबाबू नायडू, ऐसा क्या हकीकत हो गया कि आपको जेल जाना पड़ा? तो आपने अपने कर्तव्य के बाहर जाके कार्य किया तो आपको प्रश्नगत किया गया। अब न्यायालय क्या करेगा वो अलग मैटर है। आपके पर न्यायालय के संदर्भ में क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, आपको कैसे सिद्ध किया जाएगा, चारा घोटाला मामला हो, जमीन के बदले नौकरी देने का मामला हो, या किसी प्रकार के एक्सेट्रा किसी की बात की जाए, पर नैतिक रूप से आप बहुत से लोगों के रोल मॉडल रहे हैं, तो उतने लोगों पर छवि जो है ना, राज्य की खराब, आपके व्यक्ति विशेष कार्य करने से राज्य की छवि खराब तो खराब होती है। तो ये चीज़ें समझने की जरूरत है। तो इसके मामले को देखिएगा कि नौकरी देने के लिए देखिए क्या क्या चीज़ें की गई है। मात्र 3300 वर्ग फुट के लिए जमीन ली उनकी पत्नी जी को, उस समय मुख्यमंत्री नहीं थी, उनको क्या किया गया, आपको नौकरी, उनको ज़मीन दिया गया, उनके नाम पर रजिस्ट्री कराया गया। मुंबई सेंट्रल में नौकरी किया गया राजकुमार, मिथिलेश और अजय कुमार को। ठीक है ना? तो यह थोड़ा मामला देखिएगा। उसके बाद संजय कुमार, धर्मेंद्र राय जैसे जो लोग थे, 3375 आपको वर्ग फुट जमीन 6 फरवरी 2008 को लिया गया, राबड़ी जी के द्वारा नाम उसको किया गया, एवज में मुंबई सेंट्रल में ग्रुप डी में नौकरी दी गई। तो सोच के देखिएगा, उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे, तो अपने पद और प्रतिष्ठा का किस प्रकार का आकलन कर रहे थे अलग मैटर है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आप पद पर रह के किस प्रकार की कार्यशैली को डेवलप कर रहे हैं, आने वाले समय में उससे क्या लोग पॉजिटिव मैसेज लेके चलेंगे या नेगेटिव मैसेज ले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हमारा लोकतंत्र स्थायी है, हमारा देश स्थायी है, ना कि आप आज जिंदा हो कल मर जाओगे। आपकी विरासत आपको आपके अस्तित्व का निर्माण करेगी, आपके भविष्य का निर्माण करेगी। तो ये चीज़ें समझिए। किरण देवी के मामले में देखिए, बिहटा में मैं ये खुद साक्षी हूँ इसको इसको लेकर। किरण देवी जो है 28 फरवरी 2007 बिहटा में 80,900 वर्ग फीट के जमीन को लालू प्रसाद मिश्रा के नाम करते हैं और जमीन के एवज में किरण के पुत्र सेंट्रल रेलवे में नौकरी लगती है। अब सोच के देखिएगा, मिश्रा जी उस क्षेत्र में रहती है, उनका ससुराल है वहाँ बिहटा में, कुंजवा गांव है, वहाँ पर ससुराल है। अब सोच के देखिएगा, उस गांव से मैं खुद को रिलेटेड हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। मुझे उनका पता, उनके ससुर जी की क्या स्थिति थी ना, शादी से पहले और शादी के बाद आज स्थिति क्या है। इतनी बड़ी जमीन, इससे कहीं जमीन उनके नाम किए हुए है। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि आने वाले समय आगे बात की जाएगी। जिस प्रकार के कार्यक्रम कहीं न कहीं आपको नैतिक जिम्मेवारी के पक्ष में देखना चाहिए। सारे तथ्य को देखिएगा और आकलन कीजिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रद्रोह कानून की वैधता का मामला संविधान के पीठ के हवाले। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा, यह टॉपिक आपको कवर करना है। इसका शीर्षक लिखना मैं भूल गया। अब देखिए मामला क्या था कि आपको 1962 का एक मामला था जिसमें केदार सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में 1962 में यह स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीश की पीठ ने देशद्रोह के कानून को सही ठहराया था और इससे छोटी पीठ बाध्यकारी हो जाती है बड़े पीठ के फैसले के संदर्भ में। बड़ी सीट पर यह फैसला जाएगा जहां पर यह बातें की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामले 124 में वैधानिकता के विचार को संविधान पीठ के द्वारा भेज दिया गया है। कम से कम 5 न्यायाधीश या उससे अधिक की पीठ इसे सुनेगी और बात पर चर्चा करेगी इसके निवेदता के संदर्भ में। जो केदारनाथ केस जो था 1962 में, और यह कब आया राजद्रोह का मामला, 1973 के मामले के संदर्भ में देखा जा सकता है, जब यह कानून लागू हुआ, संज्ञेय अपराध बनाया गया 1973 में। तो इसे समझने का प्रयास किया, राजद्रोह होता क्या है, अर्थात वैसी पद्धति जिसके द्वारा किसी आपके ऐसे कार्य जो संज्ञेय अपराध। राजद्रोह के मामले में यह मामला यह होता है कि राजद्रोह कहने का अर्थ है कि आपके कार्य की वैसी प्रवृत्ति जो राष्ट्रीय हित के संदर्भ में ना हो, राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में, राष्ट्रीय सौहार्द के संदर्भ में, राष्ट्रीय संवेदनशीलता के संदर्भ में आपके कार्य गतिविधि विपरीत होती है, तो इसे राष्ट्रद्रोह के संदर्भ में होता है। या आप किसी शत्रु देश से मिलकर काम करते हैं, राष्ट्र के प्रति अपने दुराचार व्यवहार को अपनाते हैं, तो इसके लिए इस प्रकार के भाषण, पद्धति और आचरण को भी राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रखा जाता है।
तो ध्यान यह रखना है कि राष्ट्रद्रोह के मामले में संज्ञेय अपराध बनाया गया जिस पर हमें छूट नहीं दी जाती थी 3 महीने तक, तो नॉन बेलेबल वारंट के संदर्भ में बातें की जाती है। इसके लिए संवैधानिकता की जांच अब की जाएगी। नई पीठ अर्थात 7 से अधिक लोगों की पीठ बनेगी, मुख्य न्यायाधीश प्लस न्यायाधीशों की पीठ बनेगी, जिससे हम लोग धारा 124A की वैधानिकता के संदर्भ में चीज़ों को देखेंगे। आईपीसी की धारा जो 124A है उसको आकलन करेंगे। जिस दिन आएगा रिपोर्ट उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब सर्दियों में प्रदूषण कम करने के कृत्रिम वर्षा कराएगा दिल्ली, यह विचार किया जा रहा है। इस तथ्य को समझने से पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कृत्रिम वर्षा किसे कहते हैं। सब चर्चा पहले मैं कर चुका हूँ। कृत्रिम वर्षा किसे कहते हैं, यह कैसे लागू किया जाता है, और ध्यान रखिएगा जो वायु प्रदूषण की जो बात की जा रही है, गंभीर श्रेणी वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर इंडेक्स, मैंने आप लोगों को AIQ एयर इंडेक्स, क्वालिटी इंडेक्स AQI आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, समझाया है, सारी तरह के तथ्य को बताया है। तो आप मुझे बताइएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से गैस शामिल किए जाते हैं, ठीक है ना। उसकी श्रेणी कौन कौन सी है, कितने पर आएगा, जिस पर हम वायु गुणवत्ता के अच्छे खराब होने की स्थिति बताते हैं, तो सारे पीटी फैक्ट बता दीजिएगा। इसको लगता है मैं 2-3 दफ़ा कवर किया हूँ, पीटी फैक्ट के तौर पर आप इसे जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब है कि पीटी फैक्ट भी आप याद रखिए, लद्दाख में 13,700 फीट की ऊंचाई पर बन रहा है एयरफील्ड, अर्थात आपको एरोप्लेन उतारने का स्थिति जिसमें वायुसेना की गति मिलेगी, वायुसेना एयरक्राफ्ट को वहाँ उतारा जा सकेगा। ये 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनेगा, जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा, ये आपको सबसे ऊंचा युद्ध विमान पट्टी होगा। ध्यान है, युद्धक विमान पट्टी एयरफील्ड होगा। तो यह आखिर आपको 2 वर्ष में बन के तैयार हो जाएगा। 200 करोड़ की लागत है। सर पीटी फैक्ट आपको याद रखना, क्लियर है ना। चलिए एडीआर रिपोर्ट में जो अभी बोल रहा था तो इसे ही देखिएगा, जिसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो एडीआर है वो लगातार जारी करता है, भारतीय चुनाव में सुधार लाने से संबंधित प्रक्रियाओं की जांच पड़ताल करता है वो। तो उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जो 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति के मालिक है 53 माननीय, अर्थात जो 53 विधायक या सांसद ऐसे हैं जो राजनेता हैं जो जिनकी संपत्ति को 100 करोड़ से अधिक है, अर्थात वो अरबपति हैं। 100 करोड़ कहने का मतलब सीधा सा अर्थ है 1000 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति वाले सांसदों की संख्या 3 है। तो ये भी आपको आंकड़े याद रखने हैं। 25% सांसद के खिलाफ गंभीर आपराधिक है, फिर भी आपको चुनाव प्रक्रिया इस प्रकार की घटनाओं में सक्रिय रूप से भागीदार देते हैं। देश में लगभग 29,251 करोड़ की कुल संपत्ति देश के सभी सांसदों के पास है। तो सोच के देखिएगा ये लोग कितने बड़े ग्रुपिंग को लेकर चलते हैं। 29,251 करोड़ रुपया, ये आम आंकड़े नहीं है। अब 38.33 करोड़ रुपया सांसदों की औसत संपत्ति है। अगर सभी सांसदों की बात कर लें, उनके पास 38 करोड़ रुपया की औसत संपत्ति है, तो सब करोड़पति लोग हैं। अब माननीय संपत्ति की अगर बात की जाए, यहाँ पर आंकड़े दी गई है, संख्या दी गई 1000 से अधिक 3 है, 500 से 1000 के बीच 3 है, 100 से लेकर 500 करोड़ के बीच 47 है, और 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच लगभग 215 सांसद हैं जिनके पास इतनी कुल संपत्ति है मानने के संदर्भ में। अब 111 कुल महिला सांसद हैं, ठीक है ना। उसमें से आपको ध्यान रखिएगा 15% कुल महिला सांसद प्रतिशत है, और 763 कुल सांसदों की संख्या है देश में, ठीक है ना। जो अब तक के कार्य गतिविधि को समझिएगा कैसे, 543 प्लस 250 563 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अधिकतम औसत संपत्ति तेलंगाना में अव्वल है। अधिकतम जो संपत्ति होगा औसत कहाँ पर है, तेलंगाना में। ये आंकड़े हैं, सब याद रखिए। सांसदों के मामले 40% सांसद आपराधिक मामले, 25% सांसदों के खिलाफ गंभीर मामले, 31% सांसदों के खिलाफ अत्याचार दुराचार के मामले देखने को मिले। किस दल में कितने प्रतिशत अरबपति है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए शिरोमणि अकाली दल 100% सभी जो जितने नेता उनके हैं सभी आपको अरबपति हैं। TRS 44% ऐसे सांसद हैं जो अरबपति हैं। राष्ट्रीय जनता दल जदयू याद रखिए 33%, कांग्रेस 7%, भाजपा 4%। अब इस आंकड़े को ध्यान रखिएगा अच्छे से कि एडीआर रिपोर्ट क्या कहता है। एडीआर रिपोर्ट को हमेशा वॉच करते रहिएगा। एक पीटी फैक्ट और है, किसानों के अधिकारों के संरक्षण पर भारतीय कानून को शानदार मॉडल प्रस्तुत किया है।
इस पीटी फैक्ट को देखिएगा, जिसमें बात की गई है भारत में पौधों की किस्मों एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम पेश करते बढ़त हासिल की। इसके संदर्भ में खाद्य एवं कृषि पौधों के आनुवांशिक संसाधन के लिए ये बातें की जा रही है, जिसको लेकर आपको चीज़ें अपडेट होंगी, ब्रांडिंग की जाएगी। तो पीटी फैक्ट के तौर पर इसे भी देख लीजिएगा। अब है यूपीएससी के जीएस पेपर 1 और 3 दोनों जगह यह काम करेगा, जल संरक्षण के संदर्भ में ज्योग्राफी पार्ट में, और आपको सरकार की नीतियों के भी संदर्भ में आएगा। और प्लस तीसरा आपको कहाँ पर पूछा जाएगा, प्रौद्योगिकी के संदर्भ में क्या क्या नवीन प्रौद्योगिकी अपनाया जाना चाहिए। जैसे आपको बिहार के एग्जाम में जल संसाधनों के संरक्षण के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों की बात की जाती है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो आंकड़े दिए गए सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, जल संरक्षण अभियान जो चलाया जा रहा है, शहरों में जल जमाव, भूजल स्तर की गिरावट की बड़ी वजह जलाशयों के अतिक्रमण की गंभीर समस्या के तौर पर देखी जाती है, और बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। ध्यान रखिएगा कि पहली गणना रिपोर्ट जो आई थी उसके मुताबिक लगभग 35,000 जो जलाशय हैं 25 से 100% तक अतिक्रमण के शिकार हैं, अवैध कब्जों के शिकार में है, जिसे मुक्त कराना राज्य का दायित्व तो होता है। इस रिपोर्ट में 2017-18 के सर्वेक्षण जो पहली रिपोर्ट आई थी 17-18 उसको लेकर आंकड़े दिए गए, जिसमें 3 राज्यों में सबसे अधिक जलाशयों का अतिक्रमण हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 3 सूची में सर्वश्रेष्ठ है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आंकड़े को देखिए, उत्तर प्रदेश में 15,301 जलाशयों को क्या हुआ था, रखा गया था, आपको अतिक्रमण किया गया। अब कारण अतिक्रमण के बहुत से हो सकते हैं, एक दो कारण हो तो बताया जाए। बहुत से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आपको हित होते हैं, लोगों की दबदबाई रहती है, इसको लेकर। दूसरी जलाशय गणना जल 2024 में प्रस्तुत होगी, तो जलाशय गणना जब आएगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ना तो आगे हम बात करेंगे, आगे परिचर्चा देखेंगे क्या चीज़ें दी गई हैं, तो इसको लेकर और भी आगे चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, पानी वाला आ गया था बेचारा, कोई बात नहीं। अब है कि ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एसोसिएशन के द्वारा ये बातें की गई है, जिसमें बातें कि आने वाले इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारतीय प्रौद्योगिकी के आलोक सिक्की की अध्यक्षता में एक चुनिंदा राज्यों के पद के अलावा और भी जो संस्थाएं हैं वो क्या करेगी, मूल्यांकन करेगी और इसके बारे में रिपोर्ट देगी। तो इसको लेकर हमें ध्यान रखना है कि अतिक्रमण के मामले में किन राज्यों के स्थान आ गया। तो आगे बात की जाएगी, और भी नीचे आ जाते हैं। नीचे देखिए आपको एनालिसिस में आएगा, ये एनालिसिस है उच्च शिक्षा के को सही राय दिखाने का समय है। तो इस पर हम लोग चर्चा परिचर्चा बहुत बार कर चुके हैं, इसे लेकर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ क्या करना है, साथ ही साथ इसको भी ध्यान रखना है, जैसे पक्षियों और मंडाती विलुप्ति की संकट है, तो इसको लेकर ध्यान रखना है क्या है कि आंकड़े दिए गए हैं, इसको अच्छे तरीके से देखना है। जैसे हाल में इंडियाज़ ऑफ स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स रिपोर्ट 2023 आपको जारी किया गया था। इसको लेकर आपको बताया गया कि इस रिपोर्ट में कि 178 प्रजातियां जो विलुप्त की श्रेणी में मंडरा रहा है, इसको लेकर ध्यान रखना है कि आंकड़े क्या बोल रहे। 2020 में हुए पहले पक्षी सर्वेक्षण को लेकर 104 प्रजातियां हैं जो उस संरक्षण प्राथमिकता की सूची में शामिल है, वहीं इसके संकटग्रस्त प्रजातियों की सीमा 178 है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए 36 प्रजातियों में संतोषजनक वृद्धि। इस रिपोर्ट को अच्छे से देख लेना है, आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े को अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। अब हम बात करते हैं नीचे, जैव ईंधन गठबंधन में होगा ऊर्जा सुरक्षा। तो कल ही मैं इस पर बात किया, परसों भी बात किया है, ठीक है ना। तो चलिए इसको क्या करना है, आज कौन सा दिन है, आज मंगलवार है, शायद मंगलवार ही है। तो इस न्यूज को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि सप्ताह में एक दिन मैं देता हूं जिस पर 2-3 दफ़ा टॉपिक कवर होती है की जाती है। तो उससे आपको आर्टिकल के बारे में अपनी राय बतानी होती है कि आप इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद क्या समझ विकसित कर पा रहे हैं। नेक्स्ट डे हम लोग इस पर चर्चा परिचर्चा जरूर कर लेंगे। तो आपको जैव ईंधन गठबंधन से होगी सुरक्षा, तो इस आर्टिकल से आप अपनी समझ के अनुसार अपने पॉइंट्स को लिखिएगा, और इसके पीडीएफ आपको युक्ति या इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो डाउनलोड कर चुके हैं। तो ये कम्युनिकेशन ग्रुप एक बना होगा, वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, जिसको मैं खुद रिव्यू करता हूँ, उसे देखता हूँ। तो आप लोग को क्या करना है,
युक्ति आइज का ऐप जो लोग डाउनलोड नहीं किए पहले डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पर कम्युनिकेशन ग्रुप में आप लोग को ऐड हो जाइएगा। ऐड करने के लिए टीम आपको बैठी हुई है। जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा युक्ति आइज का कम्युनिकेशन ग्रुप आपका एक्टिव हो जाएगा। आप उसमें जाके इस पेपर के एनालिसिस को, अपने रिव्यू को शेयर कर सकते हैं। उस पर मैं खुद देखूंगा। उसके बाद जो भी आपके तथ्य होंगे जिस पर सबसे बेहतर जिनका होगा उनको मैं नोटिफाई करूंगा। चीज़ों को समझ, देखिए पढ़ने से ज़्यादा चीज़ों को समझना, समझने से ज़्यादा चीज़ों को अपने अनुसार लिखना, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको बैठना, मुझे नहीं बैठना है, ठीक है ना। तो आप किसी मुद्दे पर, मैं 2-3 दफ़ा जब जिस पर चर्चा कर चुका हूं, तो उसके डायग्राम डायलेमा क्या समझ पा रहे, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। वो सारे प्रयास आपको कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर एनालिसिस कराया जाता है, दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर आंसर राइटिंग कराया जाता है। अब दैनिक जागरण का प्रैक्टिस सेट भी है, जिसे हम होमवर्क के तौर पर हम जिसे बोलते हैं। तो इसको भी आप अगले सीरीज से आप इसे शामिल कर लीजिएगा। आप जरूर शामिल होइए, अपने अभ्यास इसको कराइए। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।